नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले राजनीति का एक नया ही दौर देखने को मिल रहा है। भाजपा कांग्रेस और कमलनाथ से उनके 15 महीने के कामकाज का हिसाब मांग रही है और कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान से उनके अभी तक के कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं। हिसाब किताब की राजनीति से जनादेश देने वाली जनता माइनस हो गई है। किसान कर्ज माफी से लेकर तमाम योजनाओं के कांग्रेस कसीदे पड़ रही है और कमल दल यानी भाजपा सवाल खड़े कर रही है। कमलनाथ जब शनिवार को ग्वालियर में मीडिया से रूबरू हुए तो लगा कि उनके तर्कस से शिवराज और सिंधिया के लिए कुछ नए तीर निकलेंगे, लेकिन मामला खोदा पहाड़ और निकली चुईया की भांति रहा। जब कांग्रेस के छोटे बड़े नेता सिंधिया को निशाना बनाते रहे, कमलनाथ ने एक बार भी सिंधिया का नाम नहीं लिया। सत्ता के फाइनल में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव से पहले कई दौर देखने को मिल रहे हैं। दल बदल का खेल तो जारी है, साथ में सियासी आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। अब दोनों दल एक दूसरे से हिसाब मांगने लगे हैं। बीजेपी कमलनाथ से 15 महीने के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है, तो कांग्रेस भी शिवराज सरकार से हिसाब मांगने में लगी हुई है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर किसी निवेशक को विश्वास ही नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार में प्रदेश की पहचान माफिया से थी, मिलावट से थी और भ्रष्टाचार से थी। उन्होंने कहा कि मुझ पर आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका, मेरा राजनीतिक जीवन बेदाग है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। उन्होंने कहा कि मैं शिवराज को चुनौती देता हूं कि आमने सामने बैठ जाए, मैं आपको 26 लाख किसानों के नाम, उनके गांव के नाम, माफ किए गए कर्ज की राशि का रिकॉर्ड देने को तैयार हूं। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कह रहे हैं कि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, तो वो ये भी जानते हैं कि विधायकों ने किसे अपना नेता चुना और किसे मात्र 18 वोट मिले। कौन सौदागर है, किसने सौदा किया, ये सभी जानते हैं। कमलनाथ ने कहा कि चुनाव प्रदेश के साथ ही ग्वालियर चंबल के भविष्य का भी चुनाव है। उन्होंने कहा कि मुझे शिवराज व भाजपा से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जनता इसकी गवाह है। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा में हिम्मत कैसे हुई जो मुझसे 15 महीने का हिसाब मांगते हैं, जो आज तक अपने 15 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। पहले अपना हिसाब दे। मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं। बड़े बड़े क्या था, इन्वेस्टर मीट, कितने 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं, क्योंकि ये नाटक सब समझते हैं, जो निवेश लगाने वाले ये सब समझते हैं। किसी को विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से, मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से, नंबर 1 इन भ्रष्टाचार। पंचायत स्तर के लिए से भ्रष्टाचार को लेकर ऊपर तक आइए और ये मुझ पर आरोप लगाएंगे। मेरी राजनीतिक जीवन में मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा पाया। हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कितनी बड़ी चुनौती थी। शिवराज जी कहिए 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है कि 53 लाख कर्जा नहीं माफ, पहचान नहीं सकते कैसे कार्रवाई होगी। फिर भी हम आगे बढ़े, तिजोरी खाली थी, पर 26 लाख। शिवराज सिंह जी आ जाइए, वहाँ खड़े हो जाइए, मैं यहाँ खड़े हो जाता हूँ। मैं 26 लाख किसानों का नाम, टेलीफोन नंबर, गांव का नाम आपको देने को तैयार हूँ। कौन सी सौदाबाजी, ये तो वोट हुई थी, वोट हुई थी। सब विधायकों ने बेकायदा वोट डाली थी और ये स्पष्ट था कि किसको 18 वोट मिले और किसको बाकी वोट मिले। ये भी याद रखिए। तो ये मुझे सौदा करने, मैं तो एप्लीकेंट भी नहीं था, मैं तो अध्यक्ष बनने का एप्लीकेंट नहीं था, तो एप्लीकेंट नहीं था, मैं चीफ मिनिस्टर का भी एप्लीकेंट नहीं था। तो आप सोचते हैं कोई सौदे से, तो वो वाले थे सौदागर, तो वो थे जो आज दूसरी जगह है, जिनकी घर वापसी हो गई। तो ये उपचुनाव केवल नहीं है, ये आम चुनाव नहीं है, ये ग्वालियर चंबल के भविष्य का चुनाव है। जनता गवाह है। मुझे शिवराज सिंह से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज हिम्मत है शिवराज सिंह को। मुझे समझ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी और शिवराज को कैसी हिम्मत होती है कि मुझसे 15 महीनों का हिसाब किताब मांगे। ये 15 साल का हिसाब किताब दें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार फसल बीमा की राशि खा गई थी।
इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से सवाल पूछते हुए शिवराज ने कहा कि कमलनाथ बताएं कि उन्होंने फसल बीमा की 3,100 करोड़ रुपए की राशि क्यों जमा नहीं की। वो तो बीजेपी की सत्ता में पुनर्वापसी हुई और जिसके कारण किसानों को पैसा मिल पाया है। इसके साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को नालायक कहने पर उन्होंने कहा, जागी रही भावना जैसी, मैंने तो कभी उनसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो पहले ही मुझे नालायक कह दिया था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम कैसी। मैं तो किसी को नालायक नहीं कहता, पहले ही मुझे नालायक कह चुके हैं। अब मैं जैसा हूं मेरी जनता जानती, मेरा प्रदेश जानता है, और उनकी आत्मा को संतुष्टि मुझे नालायक में बोलने में मिलती है तो बोल के प्रसन्न हो, मुझे क्या आपत्ति है। और फसल बीमा योजना में ये पैसा तो मैं पहले कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम क्यों जमा नहीं किया था, और इसलिए किसानों को 3100 करोड़ रुपया नहीं मिलता। उनके ज़माने में फसल खराब हुई, हमने फसल बीमा का प्रीमियम का पैसा भरा, पहले 3100 करोड़ दिलवाया। 3100 करोड़ के बाद कल 4,600 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया। ये बिल्कुल अपवाद है जो आप कह रहे हैं, लेकिन आगे ये अपवाद भी ना रहे, हम इसके प्रयास करेंगे। कमलनाथ सरकार तो फसल बीमा योजना के प्रीमियम की राशि खा गई थी, और इसलिए अगर हम ना होते तो 4600 ये और 3100 वो, ये सारे के सारे पैसे 3100 करोड़ 4600 करोड़ दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो ये लगभग 8,000 करोड़ के आसपास होते हैं। किसानों का पैसा मिलता ही नहीं, ये कमलनाथ सरकार खा जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की पुनर्वापसी है जिसके कारण किसानों के खाते में ये पैसा गया है। अब सवाल जवाब की इस राजनीति में अगला मोड़ क्या आएगा, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी, लेकिन इतना तय है कि अब जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर, एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। सबसे पहले भटनागर जी आपके पास, कि जिस प्रकार से आपने कमलनाथ को भी सुना कि वो मैंने इससे उठे नहीं, और जो एक चीज उन्होंने की, नाम नहीं लिया सिंधिया का, और ये कहा कि 18 लोगों ने उनको वोट दिया था, मैं तो सीएम भी नहीं बनना चाह रहा था, मैं प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनना चाह रहा था। प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने सीएम थे तब भी इस्तीफा नहीं दिया, जब करारी हार हुई लोकसभा में तब भी इस्तीफा नहीं दिया, और अब वो सवाल पूछ रहे हैं कि 15 साल में जो मध्य प्रदेश की पहचान थी माफिया से थी, मिलावट से थी, लेकिन इक्का दुक्का कार्रवाई छोड़ दो तो ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई उन्होंने ऐसी कोई की नहीं 15 महीने के कार्यकाल में। अगर जीतू सोनी या इक्का दुक्का जो मिलावटी कार्रवाई हुई वो भी ग्वालियर चंबल अंचल में, तो इसको किस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि सिंधिया के गढ़ में भी गए तो लगा था कि कुछ तीखा बोलेंगे, लेकिन नाम तक लेने से परहेज किया। देखिए मनोज, कमलनाथ जी कुछ बड़ी मजेदार बातें कर रहे हैं। उन्होंने 2-3 बातें खास तौर पे कही ग्वालियर में। एक, उन्होंने कहा कि मेरा जीवन बेदाग रहा है और मुझ पे कभी कोई आरोप नहीं लगे हैं। तो उनकी जो 15 महीने की सरकार थी उसमें जो ट्रांसफर उद्योग चला, जिस तरह की चीजें हुई लोगों के सामने हैं, और दूसरी बात यह है कि सिख दंगों के आरोप भी उनके ऊपर लगे थे। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आरोपों से बेदाग साबित रहे और बहुत ही कोई स्वच्छ राजनीतिक जीवन उनका रहा है वो, लेकिन हर बार इस बात को पॉइंट आउट करते हैं। अब लोग इस पे कितना भरोसा करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज उन्होंने दूसरी जो कही कि मुझसे 15 महीने का हिसाब मांग रहे हैं और बीजेपी को 15 साल का हिसाब किताब देना चाहिए। तो बीजेपी के 15 साल का हिसाब किताब तो बहुत सामने है कि जब पहली बार 5 साल की सरकार के बाद जनता ने दूसरी बार 2008 में जिताया तो निश्चित तौर पे शिवराज सिंह के कामकाज से लोग प्रभावित हुए होंगे। एक अच्छा बहुमत शिवराज सिंह चौहान को मिला। 2013 में फिर सरकार ने रिपीट किया, पहले से ज्यादा सीटों के साथ किया। कुछ राजनीतिक परिस्थितियां भी अलग होगी, लेकिन शिवराज के खिलाफ कहीं से कहीं तक 10 साल की सरकार के बाद एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। और 2018 में हम देख रहे हैं कि 15 साल की सरकार के बाद, कई तरह के आरोपों के बाद, कई तरह के घटनाक्रमों के बावजूद बीजेपी 109 सीट ले पाई और कांग्रेस से सिर्फ 5-6 सीटों का अंतर रहा। कांग्रेस को 4-5 सीटें ज्यादा मिली,
न स्पष्ट जनादेश कांग्रेस के पास था, न स्पष्ट जनादेश बीजेपी के पास था। तो कमलनाथ ये दावा तो कर ही नहीं सकते हैं कि 15 महीने का हिसाब और 15 महीने का जो हिसाब है, अब इसका निर्णय जनता करेगी। अब ये जो 28 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव होंगे, तो अब इन 28 सीटों के उपचुनाव, जिसे हम सत्ता का फाइनल भी कह रहे हैं, बिल्कुल, तो अब असल में असलियत सामने आएगी कि जनता ने इन 15 महीनों को कैसे देखा। और अगर शिवराज की वापसी अच्छे तरह से होती है तो हमें यह पता चलेगा कि जनता को 15 महीने में जो शायद शिवराज के नहीं रहने का अफसोस हुआ, उसका परिणाम है। और अगर कांग्रेस को ये 28 सीटें मिल जाती है तो हम मानेंगे कि कमलनाथ के 15 महीनों पे ये जनता की मोहर है। मोहर है। प्रभु जी, मोहर की बात है। कमलनाथ ने एक जो चीज कही थी कि 18 लोगों ने जिनको वोट दिया था उनको तो कांग्रेस ने बाहर कर दिया या उन्होंने सरकार भी गिरा दी, उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, राज्यसभा में लायक नहीं भेजा। लेकिन जिस आदमी के साथ बचे हुए 96 लोग थे, वो क्यों उन 96 लोगों का भरोसा नहीं जीत पाया? बाद में भी लोग उससे टूट कर चले गए और वो अपना कुनबा नहीं समेट पाए। तो ये जो बातचीत हो रही है कि मेरी सरकार जनादेश था, उसको गिरा दिया, हड़प लिया, तो ये बचे हुए लोग तो उन्हीं के अपने थे, उन्होंने भी भरोसा उन पे खोया। अभी तक लगातार इस्तीफों का दौर हमने देखा कि पिछले 2 महीने पहले, 1 महीने पहले तक चल रहा था। तो इसको किस नजरिए से देखा जाए? देखिए मनोज जी, कमलनाथ जी ने जो कुछ भी कहा उसमें एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं उनकी बात से कि ये जो उपचुनाव, ये उपचुनाव नहीं है, आम चुनाव है मध्य प्रदेश की। ये तो बिल्कुल हम भी कह ही रहे हैं। बिल्कुल इस आम चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो बताएंगे कि किस विद्यार्थी ने सही ढंग से पढ़ाई की। यदि हम इसको परीक्षा के नजरिए से देखें तो ओपन बुक एग्जाम हो रहा है प्रदेश का। शिवराज सिंह चौहान जो अभी मुख्यमंत्री अपने 5 महीने पिछले 15 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां लेकर अपनी किताबों को लिख रहे हैं, आंसर शीट। और कमलनाथ के पास 5 महीने के जो भी कामकाज है उसकी आंसर शीट उनके पास है और जनता को कॉपी जांचनी है इसकी। बिल्कुल। और कमलनाथ जिस परीक्षा की बात कर रहे हैं कि 18 अंक मिले थे या 18 विधायक सिंधिया के साथ गए थे, तो उस परीक्षा कब हुई, परीक्षा के इन्विजिलेटर कौन थे, किसने क्वेश्चन पेपर सेट किया, ये किसी को नहीं पता। ये कमलनाथ ने आज खुलासा किया। इसके पहले कांग्रेस का कोई नेता ये नहीं कहता था। कमलनाथ पीसीसी चीफ है, वो पीसीसी चीफ के तौर पर उन्होंने पहली बार इस बात को कहा है कि सिंधिया को 18 वोट मिले थे, मुझे ज्यादा वोट मिले थे। इसके पहले कभी नहीं कहा। तो जब आप 15 महीने इसको अपने पेट में छुपा कर रखे रहे, या हो सकता है इस स्वप्न आधारित कोई सवाल हो उनका कि जो रातों रात उनको सपना आया कि ऐसा बोलना है, कि ऐसा कुछ रिजल्ट आया था, तो ये जो रिजल्ट बता रहे हैं तो उससे जनता आत्मसात नहीं करने वाली। खासकर ग्वालियर की जनता तो बिल्कुल भी आत्मसात नहीं करने वाली जहां पर ये बात बोली गई है, क्योंकि ग्वालियर की जनता अपना नेता केवल सिंधिया को मानती रही अभी तक। बिल्कुल। अब बदली परिस्थितियां जो भी हो, जो भी परिणाम आए इस रिजल्ट के एग्जाम के, लेकिन जो पुराना यदि हम देखें तो सिंधिया परिवार को भी अपने नेता मानते रहे, उनके कहने पर वो वोट देती रही। और जो 22 विधायक यदि छोड़कर गए हैं कमलनाथ का साथ, जैसा आप भी बता रहे हैं कि उनने कहा 18 तो ज्यादा छोड़कर चले गए, बिल्कुल। तो क्यों गए? तो यदि वो छोड़कर गए तो उनको विश्वास था सिंधिया में कि सिंधिया उनको पास करा लेंगे, ग्रेस मार्क की भी जरूरत नहीं है, उनको डिस्टिंक्शन दिलाने वाले हैं सिंधिया इस उपचुनाव में भी, तो इसलिए वहां पर चले गए। और वो अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो एग्जाम नहीं लिख रहे हैं, उनका एग्जाम सिंधिया लिख रहे हैं, उनके लिए कॉपी राइटर सिंधिया है जो उपचुनाव में उनकी कॉपी लिखने जा रहे हैं। तो कमलनाथ जी को ये सोचना चाहिए था कि किस जगह पर लेकर क्या बात बोल रहे हैं और उनकी बात का क्या असर उस क्षेत्र की जनता में होने वाला है। और जो हमने 2 दिन की बात कहें, जो कल रैली में भीड़ देखी, तो मनोज जी उस भीड़ की वजह ये थी कि वहां पर अभी 7 सीटों पर तो कैंडिडेट डिक्लेयर हुए नहीं है। बिल्कुल। एक सीट पर 3-3, 4-4 दावेदार हैं। एक आदमी भी 1000 आदमी लेके आता है, 30-35 हजार आदमी तो वैसे ही जुट जाते हैं। वो सब दावेदारों की भीड़ कह सकते हैं उसको। वो कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता समर्थन देते हुए नहीं आया, या जैसे भाजपा ने 76,000 लोगों को शामिल कर लिया था कांग्रेस के लोगों को, वैसा कोई ड्राइव कमलनाथ ने नहीं करा कि भाजपा के 76,000, 30,000, 1 लाख, 5 लाख जितने चाहे अपने शामिल कर लिए हों उनने, और ये बताया कि देखिए हम सर्टिफाइड कार्यकर्ता हमारे पास आ गए हैं भाजपा के, अब हमने इनको कांग्रेस का कार्यकर्ता बना लिया है, तो नंबर हमको ज्यादा दीजिए। वैसा कोई उनने नहीं किया। लेकिन वो जो रोना रो रहे हैं 15 साल और 5 महीने का, 15 महीने का अपना, तो मनोज जी ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें जवाब तो सबको देना पड़ेगा। बिल्कुल। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, उनको इस 5 महीने का जवाब देना पड़ेगा, 15 साल का भी जवाब देना पड़ेगा। जैसा भटनागर जी बता रहे हैं, वो तो हर 5 साल में वो परीक्षा देते ही रहे हैं, उनका रिजल्ट उनके फेवर में ही आता रहा है इसके पहले, 2018 के पहले। और 2018 में भी उनकी सप्लीमेंट्री आई थी, कहना चाहिए पूरी तरह फेल नहीं हुए थे। बिल्कुल। तो इसलिए वो वहां पर यदि चुनाव में उतर रहे हैं तो पूरा जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि युवा स्वाभिमान योजना आपने लॉन्च की थी, उसमें एक भी आदमी को रोजगार क्यों नहीं मिला। आपने ढोर चराने की स्कीम लॉन्च की थी, तो किसी भी आदमी को गाय भैंस चराने के लिए एक डंडा क्यों नहीं दिया। आपने यदि बैंड बाजा बजाने की स्कीम लॉन्च की थी, तो किसी भी आदमी को एक बैंड बाजा की वर्दी क्यों नहीं दी। युवाओं को, पूरे प्रदेश के युवा आज रोजगार को लेकर भटक रहे हैं।
प्रदेश में बेरोजगार पटवारियों का एक मसला चल रहा है, वो 15 महीने तक चक्कर काटते रहे, आपने उनको नौकरी क्यों नहीं दी? जो कि चयनित थे, शिवराज सरकार ने उनको नौकरी नहीं दी थी, आपने भी उनको नौकरी नहीं दी। ऐसे तमाम विषय हैं जिनके जवाब कमलनाथ को इस उपचुनाव में देने और कांग्रेस को देने, और फैसला करने वाली जनता है, जनता को फैसला करना है। लेकिन इस पूरे मसले पर एक चीज और है मनोज जी, जो कमलनाथ जी ने कहा कर्ज माफी के मसले पर, उनने नालायक शब्द प्रयोग किया शिवराज सिंह चौहान के लिए। बाद में कांग्रेस ने उसको क्लेरिफाई किया कि उन्होंने किसी का नाम लेकर नालायक नहीं कहा, लेकिन आप वीडियो सुनिए, आपने जो भी दिखाया उसमें पैकेज में भी, वो साफ साफ कह रहे हैं शिवराज इतने नालायक तो नहीं है। तो आप तो नालायक कह रहे हो किसी व्यक्ति को सामने और जनता के बीच में भरी अदालत में। तो ये जो चीजें हैं, यहाँ पर लैंग्वेज, जिस तरीके की भाषा, यदि हम कहें कि जो सुरेश राजे ने बोली है आज, जिस तरीके की भाषा कमलनाथ बोल रहे हैं, तो क्या ये इस भाषा के आधार पर आप चाहते हैं कि जनता आपको पास करे? मुझे नहीं लगता कि इस भाषा के आधार पर जनता आपको पास करने वाली है। बिल्कुल, जनता की बात है तो ब्रजेश जी, जो ग्वालियर चंबल इलाका है, जो प्रभु जी परीक्षा का कह रहे हैं, वो नकल के लिए बहुत कुख्यात रहा है। तो वहाँ पे इस तरीके की घटना होती रही है, और लोग, पता है कि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन जनता की अदालत है तो जनता बताएगी कि किसको डिग्री देगी। लेकिन बड़ी बात यह जो प्रभु जी ने भी कही कि जो भाषा का स्तर चला गया है वो अपनी जगह है। जो एक चीज है बार बार कि जब 22 मार्च को इस्तीफा दिया था तो मेरा क्या कसूर, और अब भी कि राजनीतिक जीवन बेदाग है, सब कुछ है, लेकिन अकेले ही क्यों? फिर बाकी के लोग भी, जब एग्जाम होता है तो हर एक रूम में एक एग्जामिनर होता है, तो कांग्रेस के पास भी कोई कमी नहीं है, लेकिन अकेले एग्जामिनर बन के कमलनाथ ही क्यों हिसाब किताब दे रहे हैं, क्यों वही हिसाब किताब ले रहे हैं, और बाकी के लोग क्यों इंतजार कर रहे हैं? वो क्यों ऑनलाइन परीक्षा के इंतजार में बैठे हैं कि शायद वो घर से बैठे सब कुछ निपटा लेंगे? मनोज जी, इसके पीछे सीधा कारण ये है, कह सकते हैं अपन, कि पिछले 15 माह में कमलनाथ ही फोकस, कमलनाथ ही सरकार में थे, तो हिसाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा। जिन लोग हिसाब मांग रहे हैं, जो चले गए हैं उनको, तो उनका कहना है कि हमें तो कापी किताब ही नहीं मिली तो हम कहाँ से एग्जाम देंगे, मतलब हाँ, संसाधन ही नहीं मिले तो हमने उस क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाए, इस कारण तो गए हैं, तो हिसाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा, क्योंकि हिसाब काम इन्हीं ने किया। अब जैसे कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हमने ग्वालियर चंबल क्षेत्र तो सिंधिया जी के लिए छोड़ दिया था, इधर हमने ध्यान नहीं है, तो आप क्या सिर्फ छिंदवाड़ा एक क्षेत्र विशेष के सीएम थे? आप पूरे मध्य प्रदेश की, आपने, जनता ने आपको चुना था, तो आप ये बात आज नहीं कह सकते हैं कि मैं इधर कोई ध्यान नहीं दे सकता था, या मैं चंबल संभाग में या बिंद में या सिर्फ मध्य में या छिंदवाड़ा में, किसी एक क्षेत्र विशेष के आप मुख्यमंत्री नहीं थे, आप मुख्यमंत्री पूरे मध्य प्रदेश के थे, पूरे मध्य प्रदेश ने आपको चुना था और मध्य प्रदेश के नेता थे, तो आपको सब जगह का विकास आपको समांतर करना चाहिए था। यदि आज ग्वालियर चंबल संभाग में आप सवाल पूछ रहे हैं कि हाँ विकास नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप भी 15 माह में जिम्मेदार हैं। 15 माह में आपने यदि कुछ कहा है, किया है, तो आपको आज बताना चाहिए था कि 15 माह में मैंने ग्वालियर चंबल संभाग के लिए ये किया है, इसके बाद पिछले 50 साल से यहाँ की उपेक्षा हो रही थी, तो बात समझ में आती है मनोज जी। और मुझे नहीं लगता कि हिसाब किताब तो मांगना ही चाहिए, जैसे हर बार मांगती है सरकारें, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हिसाब मांगती हैं, लेकिन हिसाब कोई नेता नहीं देता है, आज तक किसी ने हिसाब नहीं दिया। हिसाब तो पब्लिक ही देगी, हिसाब करेगी जो भी है, नेता तो चुनाव आयोग को भी सही से हिसाब नहीं देता। कोई हिसाब नहीं, आप चंदे का हिसाब ले लो, किसी चीज का हिसाब मांगते एक दूसरे से दल हैं, लेकिन हिसाब कोई नहीं देता, क्योंकि ये सब जमा जमाई खर्च है। और जो शब्दों की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने अभी कहा है, तो उन्होंने अभी सफाई भी दी है, एक बाद में सफाई आई कांग्रेस प्रवक्ता की कि साहब उन्होंने नालायक शब्द का उपयोग नहीं किया है, पहले भी किया था। और एक चीज और आई है कि नालायक यदि कोई ये कहता है कि 10 दिन में आप 54 लाख किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, तो ये नालायक ही कह सकता है। तो ये 10 दिन में जो कहा था वो तो उनके नेता ने कहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो तत्कालीन राहुल गांधी ने कहा था, तो वो नालायक किसको कह रहे हैं, ये भी एक सवाल उठता है। भटनागर जी, जो बात हो रही है कि उन्होंने कह दिया कि ग्वालियर चंबल का विकास का जिम्मा तो सिंधिया के पास था, सिंधिया कह रहे थे कि ग्वालियर चंबल का विकास हुआ ही नहीं है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी आज कहा कि 5-6 योजनाएं उन्होंने गिनाई, और एक बड़ा कारण उन्होंने जो दिग्विजय सिंह के, जो अशोक सिंह समर्थक माने जाते हैं, जिनको अपेक्स बैंक का प्रशासक बनाया गया था, पहली नियुक्ति की गई थी, और ये सबको पता ग्वालियर चंबल में कि अशोक सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक रिश्ते कैसे हैं। तो जो आदमी लगातार 3 चुनाव हारा, उसको आप सबसे पहली पोस्टिंग करते हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे देते हैं। कई सारे सीनियर विधायक, जिनमें विसाऊलाल सिंह भी है, जो पार्टी छोड़ के चले गए, सरकार में अब मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान में, वो कहते हैं कि मेरे को मंत्री बनाया जाना था मुझे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने अड़ंगा लगा दिया। ऐसे तमाम सारे लोगों के विरोध के शुरू में केपी सिंह है, तमाम सारे लोग हैं। तो ये जो असंतोष की आवाज़ थी वो कांग्रेस ने तब सुनी नहीं।
अब वो नई नई सफाई दे रहे हैं। जैसे प्रभु जी ने भी ध्यान दिलाया कि 18-20 महीने बाद आपको ध्यान आ रहा है कि सिंधिया को तो 18 ही वोट मिले थे, जबकि ये सबको पता है उस रात की जब दोनों नेता दिल्ली से पहुंचे थे तो बाहर अंदर गए, कुछ देर बाद घोषणा हो गई थी और राहुल गांधी का ट्वीट आ गया था। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, तो ये आपको नहीं लग रहा कांग्रेस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये सारी कवायद चलती नजर आ रही है? मुझे आगे मनोज जी मैं जवाब दे देता जी हूँ। जी बिल्कुल प्रभु जी। स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के अंदर शुरू से एक रस्साकसी का माहौल है। जब मध्य प्रदेश में वो चुनाव मैदान में थे 2018 में, तब भी देखिए कि चुनाव की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपी गई थी और कमलनाथ, चूंकि मध्य प्रदेश में इसके पहले कभी कमलनाथ ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, लेकिन इस बार ऐसा एक परिस्थितियां निर्मित हुई कि दिग्विजय सिंह एक पदयात्रा पर निकले, नर्मदा पदयात्रा पे। दिग्विजय सिंह वो चेहरा थे जिसको कांग्रेस सामने प्रोजेक्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 3 चुनाव में दिग्विजय सिंह को आगे रखकर चुनाव लड़ी थी। मिस्टर बंटा ढार का जो तमगा दिया था वो बहुत भारी पड़ रहा था दिग्विजय सिंह पर। तो ऐसे में कमलनाथ के चेहरे को उन्हें लाया गया। चूंकि कांग्रेस की अंदर खाने की राजनीति होती है कि एक व्यक्ति के सामने दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर दो। बिल्कुल। तो सिंधिया यदि उनके चुनाव का चेहरा थे तो सामने कमलनाथ को संगठन का चेहरा बनाकर खड़ा कर दिया गया और अंततः ये हुआ कि वो संगठन का चेहरा हावी हो गया और जो चुनाव का चेहरा था वो पीछे धकेल दिया गया। तो जैसा राजस्थान में भी देखा हमने। उसका नतीजा, उसका परिणाम ये हुआ जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जो टूट हुई है उसी का परिणाम कहना चाहिए। कांग्रेस, शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता नहीं हड़पी जैसा कमलनाथ कह रहे हैं। कमलनाथ की पार्टी के लोग टूट कर चले गए। वो लोग यदि प्रलोभन में आ गए किसी दूसरी पार्टी के, तो क्यों आ गए? ये मेरे घर में यदि ताला मैं ढंग से नहीं लगाऊंगा, दरवाजा खुला छोड़कर चला जाऊंगा तो कोई भी चोरी कर लेगा। बिल्कुल। फिर बाद में रोने से क्या फायदा? तो ये वाली स्थिति है कि आपने अपने घर को तो सुरक्षित नहीं रखा, उसकी तो पूरी चार दीवारी मजबूत नहीं की और कमजोर करते रहे लगातार उसको। बाद में ये रोना कि वो उन्हें चोरी कर ली भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायकों की। लेकिन जो आपने अभी जिक्र किया प्रद्युम्न सिंह तोमर वाला, तो उनने जायज सवाल उठाए हैं। चूंकि कमलनाथ ने ये कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल में 50 साल में पहले जो स्थिति थी कि मध्य प्रदेश का नाम लो तो ग्वालियर का नाम आता था, क्योंकि ग्वालियर ही तब बड़ा शहर था, बिल्कुल सिंधिया घराने का शहर था। इसके बहाने सिंधिया घराने की तारीफ कर रहे हैं। और ग्वालियर में यदि विकास नहीं हुआ है तो इन 50 सालों में मध्य प्रदेश में ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकार थी। बड़ा सवाल। बिल्कुल। कांग्रेस की सरकार ने वहां विकास नहीं किया। यदि सिंधिया तो विकास रोक नहीं रहे थे ना, सिंधिया परिवार से कोई भी व्यक्ति कभी भी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नहीं रहा, उनकी बुआओं को छोड़ दें यदि यशोधर राजे को, तो आप वो भी ग्वालियर से नहीं रही प्रॉपर विधायक। तो आप जो ग्वालियर का विकास किसने रोका? ग्वालियर का विकास मध्य प्रदेश की सरकार ने रोका। ग्वालियर से बहुत सारे विधायक बनते हैं, अकेले कोई एक सिंधिया ही सांसद नहीं थे, वहां से 4-5 ग्वालियर शहर से विधायक बनते हैं। उनने विकास नहीं कराया, वो ज्यादातर कांग्रेस करे। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो 50 साल जिसने राज किया मध्य प्रदेश में, वो जिम्मेदार है ग्वालियर चंबल के विकास के लिए, या ये सिंधिया जिम्मेदार है? यहाँ पर ये बात है, क्योंकि ये जो कह रहे हैं वो केवल चुनावी बातें हैं। जब ये आगे बढ़ेगी, बात से बात निकलती है चुनाव के दौरान, तो ये तमाम चीजों के जवाब सामने से भी आएंगे। और जिस तरीके से आज प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सवाल उठाया कि आपने चंबल एक्सप्रेस वे क्यों रोका, आपने ग्वालियर में चंबल का पानी क्यों रोका, आपने अशोक सिंह को क्यों बना दिया कैबिनेट मंत्री, जब आपने ये नियम बनाया था कि पहली बार वाले को किसी को विधायक मंत्री नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके के जो तमाम सवाल उनने खड़े किए, तो ऐसे बहुत सारे सवाल भी सामने आने वाले हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि जनता की अदालत में उतर गए हैं दोनों दल, तो यहाँ पे जवाब तो सबको देना पड़ेगा। कोई ये नहीं कह सकता, जो शिवराज सिंह चौहान के यदि शब्द पकड़े, जो एक देहाती शब्द इस्तेमाल करते हैं, रोंटियाई, तो यहाँ रोंटियाई नहीं चलने वाली है किसी की भी कि वो अपने 15 साल का नहीं दिया तो मैं नहीं दूंगा, आपने लाल शर्ट नहीं पहनी तो मैं भी नहीं पहनूंगा, ये यहाँ पर नहीं चलने वाला है। बिल्कुल। आपको यदि सामने वाले ने वहां पर कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, अपना आपके आयतित कैंडिडेट खड़े कर दिए, तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि मैं अपना कैंडिडेट वहां पर खड़ा नहीं करूंगा। बिल्कुल। वहां तो आप खड़े करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जहां पर जवाब तो देना ही पड़ेगा, चाहे कमलनाथ हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या बसपा हो। जो भी चुनाव मैदान में आएगा उसको अपने घोषणाओं पर बात करनी होगी, उसको जनता के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, उसको अपना रिपोर्ट कार्ड रखना पड़ेगा जनता की अदालत में, तब जाकर परिणाम सामने आएगा। बिल्कुल परिणाम सामने आएगा। और सवालों की बात हो रही भटनागर जी,
जो कुछ अभी जो प्रभु जी ने भी कहा, और कमलनाथ भी इतने दिनों से चुप थे। जब हमने भी एक रियलिटी शो चेक किया था किसानों की कर्ज माफी का, कांग्रेस अब कह रही है कि हम आपको वो सूची देने को तैयार है, सामने बैठ के बात करने को तैयार है। वो कमलनाथ मंत्रालय में शिवराज सिंह चौहान से मिलते हैं, फोटो खींचती है, 2 मिनट 5 मिनट की मुलाकात होती है, खबर आती है कि वो सत्र को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन वो तब ये नहीं कहते कि मैंने शिवराज जी से कहा है कि भाई आप किसान कर्ज माफी में मुझसे बहस कर लीजिए। वो भोपाल में कभी सामने नहीं आते, मीडिया के सामने आते थे, इक्का दुक्का लोगों से मिलते हैं, और वो ग्वालियर जाकर कहते हैं कि मैं सामने आपने बैठने को तैयार हूं, आप सवाल का जवाब दीजिए। और मध्य प्रदेश की पहचान वो कल कहते हैं कि बिकाऊ राज्य के तौर पर पहचाने जाने लगा है। और वही क्यों, उसका कारण भी वही है क्योंकि वो जो बिके हैं लोग, उनका चयन भी कांग्रेस ने किया था, सर्वे भी प्रदेश अध्यक्ष नाते उन्हीं ने कराया था। देखिए मनोज, बड़ी मजेदार बात है कि कमलनाथ ने जो 26 लाख किसानों की जो लिस्ट जारी की थी, जिसका वो फिर से दावा कर रहे हैं, उसकी पोल खोली हमने स्वाभाविक जिज्ञासा से जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी कि असल में जमीन पे वास्तविकता क्या है। ये हम अपने दर्शकों को 2 बार दिखा चुके हैं और मैं इस समय चुनावी कवरेज पर निकला हुआ हूँ। कल हम हाटपिपलिया गए थे और आज हम सांवेर विधानसभा क्षेत्र में गए। और मजेदार बात यह है कि कर्ज माफी को लेकर किसानों में कमलनाथ के प्रति जबरदस्त असंतोष है। उसका कारण ये है कि कई एक नई चीज सामने आई कि जो कभी आज बीमा का राशि जमा हुई है, उस बीमे की राशि में कई जगह जो डिफॉल्टर किसान हो चुके हैं उनको उसका लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो कोई डिफॉल्टर हो गए। वो डिफॉल्टर हुए, इसका दोष वो किसको दे रहे हैं? कमलनाथ को दे रहे हैं। अब यहाँ पर सांवेर के गांव में तो किसानों का एक समूह कह रहा था कि हम शिवराज के लिए तुलसी सिलावट को भी वोट दे देंगे। तो मतलब अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि किसानों में वास्तव में कर्ज माफी को लेकर कितना आक्रोश है। बहुत कम किसान इसे मिले, चूंकि कमलनाथ जी ने जो सूची दी थी उसी सूची के आधार पे हमने किसानों को ढूंढा था, बात की थी। और ये मतलब जब हम चुनाव कवरेज पे जा रहे हैं तो अब खैर वो इश्यू नहीं है, लेकिन स्वाभाविक तौर पे जब किसान की नाराजगी सामने आ रही है तो अधिकतर जगह एक सीधा सा वो आ रहा है कि कोई कर्ज माफी नहीं हुई, किसी तरह की उन्हें राहत नहीं मिली। और वो ये कह रहे हैं कि जितना किसानों के लिए शिवराज ने किया उतना इससे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने किया ही नहीं। तो आप इससे अंदाज लगाओ कि उन्हें जो वो ये भी बात मान रहे हैं कि हम लालच में फंसे 2 लाख कर्ज माफी के और इस कारण हमने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन अब उन्हें असलियत पता चल चुकी है 15 महीने में। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि कमलनाथ जी ने शायद या तो हमारा शो नहीं देखा या वो वास्तविकता से अनभिज्ञ होने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। एक आखिरी प्रतिक्रिया ब्रजेश जी आपकी, क्योंकि अब समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। मनोज जी सही कहा भटनागर जी ने कि किसानों वाली कर्ज माफी की तो पोल खुल गई है। तो अभी जो आपने 15 माह में किए हैं उन कामों की आप हिसाब देंगे तो हो सकता है जनता आपको हिसाब देखने के बाद जाहिर है कि आपकी मजबूरियां समझ सकें कि आपके खजाने में कुछ नहीं था। तो आप पहले अपना हिसाब दो, फिर दूसरे से हिसाब मांगोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। चलिए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए और जिस प्रकार से विस्तार से बताया कि किस प्रकार की चुनौतियां हैं वो पब्लिक के सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जनता की अदालत में आप हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं। आप एक चुनिंदा लोगों को इकट्ठा करते हैं, सवाल पूछते हैं, खुद ही जवाब दे देते हैं। लेकिन जब जनता के बीच आप जाएंगे, कोई भी राजनीतिक दल हो, जब जनता आपका समर्थन करेगी, जैसा कि प्रभु जी ने भी कहा कि एक परीक्षा है और सबको आंसर शीट लिखना है, और जनता वो पर्यवेक्षक है जो ईमानदारी से हिसाब किताब करेगी, जिसके पास नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जाना चाहिए कि राजनीतिक दल इसमें अकल लगाएंगे, जनता के बीच जब जाएंगे तो ईमानदारी से अपना ब्यौरा रखेंगे और जनता के ऊपर ये छोड़ देंगे कि जनता किसको चुनती है। तो सत्ता के फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।